नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहुरानी ससुर के सीने में लात मारकर बोली, बुढ़े ढंग से पैर नहीं दबाए जाते। कि तभी बहू के गाल पर चटाक की आवाज़ हुई और पीछे से आवाज़ आई कि गला दबाना आता है, गला दबा दूं तेरा। यह सुनकर जैसे ही बहू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आखिर कौन था पीछे? आइए जानते हैं। अरे सुनती हो, वहां क्या करने लग गई? आओ आकर यहाँ धूप में बैठ जाओ। हाथ पैरों को थोड़ा देख लो, वरना फिर रात को दर्द से कराहती रहोगी और कहोगी कि पूरे दिन जरा आराम नहीं मिलता। हाँ हाँ, बस आ ही रही हूँ। इन कपड़ों को जरा धूप में सुखा दूं। सर्दी का मौसम है, कई कई दिन तक कपड़े पड़े रहते हैं और सूखते भी नहीं। आज धूप थोड़ी खिली खिली सी है, तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। अब आराम से बैठकर तेल मलूंगी। वहीं बगीचे में बैठती हुई श्यामला जी बोली तो कांतीलाल जी ने अपने पाँव को श्यामला जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, जरा सा तेल हमारे पैरों में भी मल दो, बड़ा दर्द करने लगे हैं पैर आजकल। तो श्यामला जी बोली, लाइए अभी लगा देती हूँ। तो वह उनके पैरों में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते श्यामला जी कहने लगी, पैर ही क्या जी, अब तो पूरा शरीर ही साथ छोड़ने लगा है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द। आए दिन शरीर में कहीं ना कहीं दर्द तो उठता ही रहता है। और सर्दी जुकाम और खांसी बुखार की तो पूछो ही मत, हालत खराब कर रखी है। खैर, आप बताइए। तो वे बोले, आज तो आप बड़ी जल्दी फ्री हो गईं, वरना रोज कभी इसमें कभी उसमें किसी न किसी काम में लगी ही रहती हैं। कांतीलाल जी की बात सुनकर श्यामला जी मुस्कुराती हुई बोली, हाँ, वो क्या है ना कि आज मुझे कोई काम बताने वाला ही नहीं था घर पर। मतलब? आश्चर्यचकित होते हुए कांतीलाल जी ने पूछा। तो श्यामला जी बोली, मतलब कि बहू अपने मायके गई है। कल रात शायद उसकी माँ के यहाँ से फोन आया था, तो वहीं गई हुई है। अब देखिए कब तक लौटेगी, क्या पता। यह सुनकर सुकून की सांस लेते हुए कांतीलाल जी बोले, चलो, कम से कम एक दिन तो तुम सुकून से रहोगी, वरना कभी यह कर दो, कभी वह कर दो। बस बिना बात के 50 काम याद आ जाते हैं बहुरानी को, और जब खुद की करने की बारी हो तब एक काम याद नहीं आता। कांतीलाल जी की बात सुनकर मुस्कुराती हुई श्यामला जी बोली, कोई बात नहीं, उसका व्यवहार ही ऐसा है। अब शायद उसे मुझे काम करता हुआ देखकर खुशी मिलती हो, या हो सकता है कि वह मेरा ही भला चाहती हो, इसीलिए मुझसे इतना काम करवाती हो। तो यह सुनकर कांतीलाल जी बोले, कमाल हैं आप भी। मतलब वह हमेशा आपको काम में लगाए रखती है और आपको उसमें भी भलाई दिखाई दे रही है। इससे भला आपका क्या भला होगा, हमें भी समझाइए ज़रा। तो श्यामला जी बोली, इससे मेरा यह भला होगा कि अगर मैं हर टाइम खाट में पड़ी रहूंगी और कुछ काम नहीं करूंगी तो जल्दी ही मेरा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, और फिर मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। क्या पता बहू इसीलिए मुझसे काम कराती हो। जितना काम करूंगी उतना शरीर चलता रहेगा, और जितना शरीर चलेगा उतना मेरी ही सेहत के लिए अच्छा है। यह बात सुनकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कांतीलाल जी बोले, वाह भाई वाह, तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। सच्चाई तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी, कि बहुरानी तुमसे क्या सोचकर काम करवाती है। लेकिन मजाल है जो तुम अपने मुंह से अपनी बहुरानी की बुराई कर जाओ। न जाने ऐसा क्या घोल कर पिलाया है उसने तुम्हें, जो अपने मुंह से उसकी बुराई नहीं कर सकती। तो यह सुनकर श्यामला जी बहुत तेज हंसी और बोली, अरे, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसी ने कुछ घोल कर नहीं पिलाया मुझे। मैं तो बस यह सोचती हूँ कि वह जो भी कर रही है वह उसके लिए सही है, और मैं जो भी कर रही हूँ वह मेरे लिए सही है।
एक न एक दिन उसे उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा और मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा। बस यही सोचकर मैं अपना काम करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे कारण कभी किसी का दिल न दुखे, कभी किसी का कुछ बुरा ना हो। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। और फिर उस ईश्वर के होते हुए मुझे किसी से भला क्या शिकायत होगी, जब मैं अपने जीवन की हर परेशानी, हर मुश्किल को उसके ऊपर सौंप दिया है मैंने। तो मेरा अच्छा बुरा भी वही देखेगा। और आप भी इन सब के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। श्यामला जी की बात सुनकर कांतीलाल जी बोले, हाँ भाई हाँ, तुम और तुम्हारे प्रभु ही जाने उनकी लीला। अब आप कह रही हैं तो सही होगा। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी बहू सोनिया गुस्से में तमतमाती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर किसी को ना देखकर सोनिया गुस्से में चिल्लाई, कहाँ मर गए सबके सब? किसी को इतना भी होश नहीं है कि कोई घर के अंदर आ रहा है जा रहा है। तो बरामदे में बैठी हुई श्यामला जी ने कहा कि बहू, हम यहीं हैं बगीचे में। लेकिन शायद उनकी बहू को आवाज नहीं गई, तो वह तेज आवाज में फिर से बोली। उसे अभी भी चिल्लाता हुआ देखकर कांतीलाल जी ने अपनी बात दोहराकर कहा, अरे बहू सुनती हो? मैं और तुम्हारी सासू माँ यहाँ बगीचे में बैठे हुए हैं। सोनिया को आवाज आई तो वह अपने ही घर के पीछे बने बगीचे में गई और वहां जाकर कांतीलाल जी और श्यामला जी से बोली, ओहो, तो आप यहाँ बैठे हैं। आप दोनों को घर का होश नहीं है। घर के अंदर कोई आए कोई जाए, चाहे कोई कुछ भी चीज लेकर चला जाए, है ना? तुम लोगों को घर में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। घर में रहकर भी घर का ध्यान नहीं रख सकते। तो कांतीलाल जी बोले, अरे बहू, तुम्हारी सास अभी तक तो घर के अंदर ही थीं, बस अभी अभी तो आई हैं। इतनी ही देर में चोरी भी हो गई। तो सोनिया बोली, हाँ, जैसे चोर तो आने से पहले तुम्हें इनविटेशन कार्ड देकर जाएगा। तुम लोगों से न कोई ढंग का काम होता है, ऊपर से मुंहजोरी करने में देखो एक नंबर। एक बात अपने ऊपर आने नहीं दे सकते। इतना कहकर सोनिया वापस अंदर चली गई। तो थोड़ी ही देर में कांतीलाल जी और श्यामला जी भी उठकर अंदर आ गए। श्यामला जी ने अभी अभी सबके लिए खाना पीना बनाकर रखा था और पूरे घर की साफ सफाई भी की थी। लेकिन बहुरानी जब अंदर किसी को ना देखा उसने, तो चप्पल पहने हुए यूं ही भागी चली आई और पूरे घर को मिट्टी में कर दिया। जैसे ही उसे श्यामला जी और कांतीलाल जी के अंदर आने की आवाज आई, तो सोनिया, जो कि बरामदे में सोफे पर बैठी हुई थी, फोन चलाती हुई अपनी सास से बोली, अब अंदर आ ही गई हैं तो एक कप चाय बना दीजिए ज़रा। अभी अभी बाजार से आई हूँ, बहुत सिर दुख रहा है मेरा। चाय पी लूंगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। तो श्यामला जी चाय बनाने जाने लगीं। तभी कांतीलाल जी बोले, अच्छा सुनो, अब चाय बनाने जा ही रही हो तो एक कप ज़रा मेरे लिए भी बना लेना, क्योंकि मुझे भी बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। इस पर सोनिया अपने ससुर की ओर देखती हुई बोली, क्यों, इतनी चाय क्यों चाहिए वैसे आपको? अभी सुबह ही तो आपने चाय पी थी ना, अब दोबारा आपको चाय चाहिए? पूरे दिन बस चाय पीते रहा करो। तो कांतीलाल जी बोले, अरे बहू, चाय ही तो है, कोई बढ़िया पकवान तो बनवा कर खाने नहीं जा रहा, जो तुम्हें इससे भी परेशानी हो रही है। इतना सुनते ही तो सोनिया गुस्से में तिलमिला उठी और बोली, हाँ, तुम तो जैसे इस घर में कुछ खाते ही नहीं हो। ड्रामा तो ऐसे देखो इन लोगों के, अगर किसी के सामने कहेंगे तो दूसरा तो यही सोचेगा ना कि कितनी अत्याचारी बहू है, अपने सास ससुर को कुछ खाने पीने नहीं देती। आप लोगों के करतब कोई नहीं देखेगा। अभी तो चाय चाय करते रहना, फिर शुगर के मारे यहाँ फड़फड़ाने लग जाना। तो पहले तुम्हारी चाय के लिए चीनी, दूध, पत्ती, इन सब में पैसे बर्बाद करें और फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर तुम्हारी दवाई गोली में पैसे बर्बाद करें। इतना पैसा नहीं है हमारे पास। जाने कैसे माँ बाप हैं, इतनी भी शर्म नहीं है। इकलौते बेटे के सर पर चढ़े बैठे हैं, छाती पर ऐसे मूंग दल रहे हैं कि बस पूछो ही मत। कांतीलाल जी को यह सुनकर गुस्सा आया।
और वह अपनी बहू को कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन श्यामला जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें शांत रहने को कहा। तो सोनिया यहीं चुप नहीं हुई। अभी भी सोनिया लगातार बोले जा रही थी। एक तो बेटा है, उसमें भी माँ बाप के खर्चे, अकेले वह अब अपने परिवार को संभालें, अपने माँ बाप को संभालें, और वो बहनें हर त्योहार पर वह और यहाँ कर पड़ जाती हैं बोझ बढ़ाने के लिए। अरे, अपने घर पर जाकर रहे ना, क्या ज़रूरत है यहाँ झांकने की। खामोखा यहाँ आकर और पड़ जाती हैं। अपनी एक कम थी जो वह और यहाँ आ जाती है। जैसे तैसे तो मैंने उसे एक को ताने सुना सुना कर यहाँ से भगाया था और इस घर में आना जाना उसका बंद करवाया था, लेकिन यह तो बड़ी ही ढीठ है, कोई असर ही नहीं पड़ता। अपनी बेटियों के लिए ऐसी बातें सुनकर कांतीलाल जी को गुस्सा आ गया और बोले, खबरदार, जो मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी कहा तो तुम होती कौन हो मेरी बच्चियों को इस घर में आने से रोकने वाली। यह घर तुम्हारा नहीं है, तो किसी गलतफहमी में मत रहना, वरना किसी दिन अच्छा सबक सिखा दूंगा। सोनिया ने यह बात सुनते ही तमाशा शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी। हाँ हाँ, इस घर में हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो भी है सब तुम ही लोगों का तो है। मुझे तो समझ नहीं आता, मेरा पति क्यों तुम लोगों के पीछे दिन रात हमें मार रहा है। उसकी कमाई तो कोई और खा रहा है ना। जैसे इतना करने के बाद भी तुम लोगों की नज़रों में हमारा कोई एहसान नहीं है। एहसान? किस बात का एहसान दिखा रही हो तुम? कांतीलाल जी गुस्से में बोले। श्यामला जी तो दोनों को शांत करना चाहती थीं, लेकिन आज सोनिया की बातें उनसे बर्दाश्त नहीं हुईं और वह चुप हो ही नहीं रहे थे। और सोनिया तो चुप होती ही नहीं। आखिर वह एक बात अपने ऊपर से क्यों जाने देती। सोनिया ने भी खूब तमाशा किया और शाम तक अपने कमरे में खाने की प्लेट यूं ही रखे बैठी रही। श्यामला जी और कांतीलाल जी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वह क्या करने वाली है। शाम को जब उनका बेटा घर वापस लौटा तो सोनिया ने रो रो कर अपनी आंखें उस लाल कर लीं। सोनिया की आंखों को लाल देखते हुए संजय थोड़ा परेशान हो गया और सोनिया से पूछने लगा, सोनिया क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बड़ी उदास सी लग रही हो। रोई हो क्या? तुम्हारी आंखें कैसे अजीब सी हो रही हैं? और यह खाना खाना कैसे यहाँ रखा है? ऑफिस से आकर अपने कमरे में बैग टांगता हुआ संजय बोला। तो सोनिया झट से अपने बेड से उठी और दौड़कर संजय के गले लग गई और रोने लगी, जैसे उस पर कितने अत्याचार हुए हों और आखिरकार अब उसे बचाने वाला आ ही गया। बहुत देर तक सोनिया यूं ही रोती रही। संजय ने सोनिया को खूब शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह कई बार समझाने के बाद भी शांत नहीं हुई और उसने संजय को भड़काना शुरू किया। संजय ने जब उससे पूछा कि सोनिया क्या हुआ, पहले शांत होकर मुझे सब बात बताओ, तो सोनिया ने संजय को बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा दोनों आए दिन किसी न किसी बात पर मुझे बिन बात ही मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम्हारी माँ घर का कोई काम तो करवा नहीं सकती, पर मुझ पर ऑर्डर चलाने में एक नंबर है। मैं इन सब बातों का भी बुरा नहीं मानती संजय, मैं तो इन्हें अपने माँ बाप मानकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ और इसीलिए जैसे यह दोनों खुश रहते हैं वैसे ही इन्हें रहने देती हूँ। लेकिन आज तुम्हारे माँ बाप ने हद कर दी। मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ गलत सुन सकती हूँ। मुझे यह लोग चाहे तो आज घर से निकाल दें, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं कैसे चुप रहूंगी। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे? चौंकते हुए संजय ने कहा। तो सोनिया बोली, हाँ और नहीं तो क्या। आज जब से तुम गए हो तब से तुम्हारे माँ बाप दोनों बस मेरे पीछे पड़ गए। कभी यह करके दो, कभी वह करके दो। मैं इतना सब उनकी हर एक बात को मानी और जो उन्होंने मांगा मैंने सब तुरंत बना कर दिया। दोनों की बस पूछो ही मत। मेरे सामने तो तुम्हें दुनिया भर की बातें सुनाने लगे, कहने लगे
कि एक दूसरे से ही बातें कर रहे थे यूं तो, लेकिन जब मैं उनके पास होती तब ही यह सब बातें किया करते। कहते कि एक तो यह नालायक बेटा मिल गया है हमें, कुछ करता है न धरता है, हमारे खर्च तक नहीं उठा सकता, सुबह जाता है और शाम को आता है, पता नहीं जाने कहाँ कहाँ पर अपनी अय्याशियाँ करता फिरता है, जाने कुछ काम करके भी आता है या ऐसे ही टाइम पास करता है। दुनिया भर में इतने अच्छे अच्छे बेटे हैं दूसरों के बच्चों को देखो कितना कुछ करते हैं, मगर यह नालायक शादी के बाद भी ऐसा का ऐसा ही है। मेरी तो बेटियां अच्छी हैं, किसी दिन अपनी जायदाद से बेदखल करके लात मारूंगा ऐसे, और घर के बाहर कर दूंगा। तुम्हारे पापा यह सब बातें कह रहे थे, तुम्हारी माँ ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि उनका साथ देते हुए बोली, सही कह रहे हो, इन बहू बेटे ने तो नाक में दम कर रखा है। अब तो इन लोगों को इस घर से चलता कर दो, कोई जरूरत नहीं इन लोगों के साथ रहने की। अब यह सब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। तो मैं यह सब सुनकर बोल पड़ी कि मम्मी जी, पापा जी, वह आपके लिए इतना सोचते हैं, आपके लिए इतना करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बस आप दोनों के लिए। मुझे भी उन्होंने हमेशा आपके बाद रखा, और आप उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो वह दोनों मुझसे ही लड़ने लगे। फिर भी मैं चुप ना हुई तो देखो, तुम्हारी माँ हाथापाई पर उतर आई। मेरे हाथों में और मेरे मुंह पर तुम्हें उंगलियों के निशान नहीं दिख रहे क्या? जोर जोर से सोनिया रोने लगी तो संजय बोला, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है सोनिया, और ना ही तुम्हारी बातों को जांचने के लिए मुझे तुम्हारे चेहरे पर या तुम्हारे हाथों पर कोई निशान देखने की ज़रूरत है। मेरे अपने माँ बाप मेरे बारे में इतना बुरा सोच सकते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूँ? सोनिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे अपने माँ बाप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। तो सोनिया बोली, तुम्हें अपने माँ बाप पर विश्वास है, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ ना? संजय, मुझे तो लगा ही था कि तुम यही सब सोचोगे। देखो, अपने कानों से सुन लो। सोनिया ने अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें कांतीलाल जी केवल इतना कह रहे थे कि किसी दिन तुम दोनों को इस घर से बेदखल कर दूंगा और घर के बाहर कर दूंगा, अकल ठिकाने लगा दूंगा तुम्हारी। बस सोनिया ने यही सब बातें रिकॉर्ड कर ली थीं, और यह सब बातें जब उसने संजय को सुनाई तो कुछ पल के लिए संजय को अपने कानों पर भी यकीन ना हुआ, लेकिन यह सच था। संजय ने जब यह सब सुना तो वह सर पकड़कर बैठ गया और बोला, मेरे इतना सब करने के बाद भी मेरे माँ बाप को मैं दिखाई ही नहीं देता। दिन रात एक कर देता हूँ, अपने परिवार की खुशियों से पहले अपने माँ बाप की ज़रूरतों को रखता हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। यह सब सोच सोच कर संजय भी बहुत दुखी था। तो सोनिया ने संजय के कंधे पर हाथ रखा और बोली, संजय, मैं तो चाहती थी कि हम हमेशा तुम्हारे माँ बाप के साथ रहेंगे, लेकिन मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी संजय। आज तो इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पीछे बस मारा है, किसी दिन मुझे जान से न मार दें। यह सुनकर संजय बोला, नहीं नहीं सोनिया, कैसी बातें करती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोनिया को उसने गले लगा लिया और सोनिया रोती रही। टेढ़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और सोनिया बोली, संजय, क्यों ना उनके घर से निकालने से पहले ही हम लोग खुद ही यह घर छोड़कर चले जाएं। तब संजय बोला, लेकिन सोनिया, हम कहाँ जाएंगे और मम्मी पापा का क्या होगा? तो सोनिया बोली, अब भी तुम्हें अपने मम्मी पापा की चिंता है, मेरी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है संजय। किसी दिन मुझसे हाथ मलते रह जाओगे अपने माँ बाप के चक्कर में, समझे? यह सब बातें जब संजय को मोनिका ने कही तो संजय भी अब इस चीज को सोचने को मजबूर हो गया था। सोनिया ने संजय के दिमाग में इतनी बातें भर दी, और वह रिकॉर्डिंग जो संजय ने सुनी थी उसके कानों से उसकी आवाज़ जा ही नहीं रही थी। आखिरकार पूरी रात संजय सोया नहीं और पूरी रात सोचता रहा, और अब जाकर उसने यह निर्णय ले लिया कि वह अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर से दूर चला जाएगा।
जैसे भी हो, अपने बीवी बच्चों के साथ वह खुश रहेगा। उसके माँ बाप भी तो यही चाहते हैं, तो यही सही। उसे भी किसी के बारे में सोचने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसके माँ बाप भी उसके बारे में नहीं सोचते, तो बस यही सब सोचकर संजय ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन संजय ने जब यह फैसला अपने माँ बाप को बताया, तो श्यामला जी संजय के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। कांतिलाल जी का भी चेहरा उतर गया। श्यामला जी ने रोते हुए संजय से कहा कि बेटा, तुझे क्या हो गया है? वे बस कहे जा रही थीं कि तू क्यों हमसे दूर होना चाहता है। हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे। तू ही तो हमारा सब कुछ है ना। तू हमसे दूर कैसे जा सकता है? श्यामला जी बस रोए जा रही थीं और यह सब बातें कहती जा रही थीं। तो संजय ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वह अपनी माँ को छोड़कर जा नहीं सका, क्योंकि संजय ने जैसे ही अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर कदम रखा, वैसे ही श्यामला जी बेहोश होकर गिर पड़ीं। अपनी माँ को यूं बेहोश होता हुआ देख संजय सब भूल गया और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा। पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। बहुत देर बाद श्यामला जी को होश आया और वह चिल्लाने लगीं, संजय कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? तभी संजय उनके पास आ गया और संजय को देखते ही श्यामला जी दहाड़े मार मार कर रोने लगीं और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। उसके हाथों को पुचकारते हुए उसे कहने लगीं, मेरा बच्चा, मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचना बेटा। तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? मैं मर जाऊंगी तेरे बिना संजय, अपने बेटे के बिना। श्यामला जी को इतना दुखी देखकर संजय बोला कि हाँ माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई जो मैं घर छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगा। आप परेशान मत होना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब संजय घर में रुक गया। उसके माँ बाप के प्यार ने उसे घर से बाहर जाने ही नहीं दिया। लेकिन सोनिया का तो सारा प्लान फ्लॉप हो गया। अभी तक सोनिया जो भी कोशिशें कर रही थी, वह केवल इसीलिए की कि वह और उसका पति घर छोड़कर कहीं दूर जाकर रहने लगे, ताकि सोनिया को पूरी आज़ादी मिल जाए। इस घर में सास ससुर के कारण उसे बंदिशें लगती थीं और इसीलिए वह घर से दूर जाना चाहती थी। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि संजय ने घर रुकने का मन बना लिया था। वह अपने माँ बाप को यूं रोता तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता था। संजय वापस अपना सामान अपने कमरे में ले आया, तो सोनिया संजय की ओर देखने लगी और बोली, फिर से इन लोगों ने तुम्हें अपने नाटक में फंसा लिया ना? तो संजय बोला, देखो सोनिया, क्या सच है क्या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और वह मुझे अपने से दूर होते हुए कभी नहीं देख पाएंगी। और अगर उनकी इस हालत को देखकर भी मैं ना पिघला, तो मैं बेटा कैसा? तुम्हें जो भी लगे, तुमने जो भी मुझे सुनाया, तुम्हें बस वही दिखाई दे रहा है। तुम्हें मेरी माँ के आंसू दिखाई नहीं दिए। तो सोनिया बोली, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ जो बदतमीज़ी की, वह वह सब क्या? तो संजय बोला, सोनिया, क्या गुस्से में तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं डांटा? क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया? हो सकता है कि तुमसे कोई गलती हुई हो, लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर माँ ने ऐसा किया है, तो वह अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगेंगी। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा सम्मान करना, तुम्हारे सम्मान की रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाऊंगा। तुम इस चीज़ से निश्चिंत रहो। लेकिन मुझे एक बेटे होने का फ़र्ज़ भी निभाने दो सोनिया। सोनिया अब ज़्यादा कुछ कहती तो संजय की नज़रों में उल्टी वही बुरी बन जाती। इसीलिए आखिरकार वह चुप रह गई। उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्या करती? फिलहाल के लिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा
और अपना दिमाग चलाने लगी। इस घर से दूर जाने का, अपने सास ससुर से दूर जाने का कोई और रास्ता ढूंढने लगी। सोनिया ने अब तक बहुत जतन किए थे, लेकिन घर से बाहर न जा सकी। तो सोनिया ने बहुत सोचा, तब जाकर उसे यह आइडिया आया कि क्या हुआ अगर वह इस घर से बाहर नहीं जा सकती तो। उसे वैसे भी सास ससुर से छुटकारा चाहिए, तो अगर वह इस घर के बाहर नहीं जा सकती तो अपने सास ससुर को तो भेज ही सकती है ना। लेकिन उसे यह भी अच्छे से पता था कि उसका पति कभी भी उन्हें घर के बाहर नहीं निकालेगा, तो यह सब सोनिया को खुद ही करना था, वह भी संजय की नज़रों में अच्छा बनते हुए। तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया और एक प्लान बनाया। इधर संजय, जो कि अभी तक घर पर ही रुका हुआ था, अपनी माँ के कमरे में गया और उनकी तबीयत का पूछा। साथ ही जब उसे अपनी माँ की तबीयत ठीक लगी, तो संजय ने अपनी माँ से उन सब चीज़ों के बारे में बात की जो सोनिया ने उसे बताया था, और वह रिकॉर्डिंग भी जो सोनिया ने उसे सुनाई। तब श्यामला जी ने उसे सारी बात बताई कि किस तरह कांतिलाल जी से मुंहजोरी कर रही थी वह। तब गुस्से में आकर कांतिलाल जी ने सोनिया से कहा था कि अगर तुम्हारे यही सवाल हैं और यही तुम्हारा हाल रहा, तुम नहीं सुधरी तो मैं तुम्हें इस घर से बेदखल कर दूंगा। और वही सब बातें सोनिया ने संजय के सामने इस तरह से पेश की। यह सब सुनकर संजय को बहुत दुख हुआ कि कुछ झूठी बातों की वजह से वह अपने माँ बाप को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन वक्त रहते ही उसने सही फैसला लिया और इस घर में रुक गया। वरना गुस्से में जो एक बार वह इस घर से निकल जाता, तो फिर कहाँ वह अपने माँ बाप की बात सुनने वाला था। यही सोचकर संजय को अपने फैसले पर खुशी भी हुई और साथ ही सोनिया पर गुस्सा भी आया। तो अपनी माँ को आराम करने के लिए कहकर संजय जैसे ही अपने कमरे में गया, तो सोनिया पहले ही वहाँ तमाशा करने लगी। लेकिन संजय फिलहाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। आते ही गुस्से में संजय ने सोनिया पर चिल्लाना शुरू कर दिया। झूठ बोलकर मुझे मेरे माँ बाप से दूर करना चाहती हो? सोनिया, तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए तुम्हारी बात मानी। क्या यह भी मेरा गुनाह था? अगर तुम जैसी झूठी पत्नी होगी तो कोई पति अपनी पत्नी पर विश्वास भी नहीं कर पाएगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इतने दिन हो गए तुम्हें इस घर में आए, लेकिन तुम्हें मेरे मम्मी पापा से क्या प्रॉब्लम है? वह बेचारे तो तुमसे कभी बदतमीजी भी नहीं करते। मैंने कभी भी उन्हें तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करते नहीं देखा, लेकिन तुमने मेरे सामने ऐसा दिखावा किया कि मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास भी कर लिया। लेकिन आगे से मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूँगा। सोनिया, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और अब कभी मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर पाऊँगा। सोनिया ने संजय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब संजय उसकी बातें सुनना ही नहीं चाहता था। इसीलिए वह उसकी बातें सुने बिना ही कमरे से बाहर चला गया। अब तो सोनिया का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। आखिरकार उसका पति उसके सास ससुर की वजह से उससे दूर जो हुआ था, ऐसा सोनिया का मानना था, लेकिन वास्तव में यह उसके ही कर्म थे। और फिर यह तो सच ही है ना कि इंसान जैसे कर्म करेगा उसे उसके कर्मों का वैसा ही फल भी मिलेगा। लेकिन यह बात सोनिया को समझ नहीं आई। उसे लगा कि उसकी कितनी भी गलतियों के बावजूद भी संजय के माता पिता यानी कि उसके सास ससुर संजय को यह सच नहीं बताएंगे। उसे लगता था कि इस सब के बावजूद भी उन्हें संजय को सच नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा हो चुका था। तो अब सोनिया ने अपने सास ससुर पर अपना गुस्सा निकालना शुरू किया, लेकिन डर यह भी था कि वे लोग फिर से संजय के सामने उसका सच ना रख दें। इसीलिए सोनिया को कोई उपाय ढूंढना था। तो सोनिया को जहाँ से जो ज्ञान मिला उसने बटोर लिया और अब सोनिया बहुत अच्छे से रहने लगी।
संजय के सामने तो वह पहले ही अपने माँ बाप का यानी अपने सास ससुर का ख्याल रखती थी, लेकिन अब उसने कुछ ऐसा करना शुरू किया कि उसके सास ससुर भी न सिर्फ संजय के सामने बल्कि अपने अड़ोसी पड़ोसियों के सामने भी उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। अब तो कांतीलाल जी और श्यामला जी के हाथ पैर दबाती, घर का खाना समय से बनाती और सब लोग जिसे जो जब चाहिए होता समय से सबका काम किया करती थी। साधारण शब्दों में कहें तो अब सबके लिए वह एक अलादीन के जिन की तरह थी, जो एक बार में उसकी हर मुराद पूरी कर दे। किसी को कुछ भी घर में चाहिए हो तो वह सोनिया को ही पता होता था और समय से सोनिया सब लाकर दे दिया करती। समय से खाना बनाना, समय से अपने सास ससुर को देखना, उनकी दवाई गोली सबका ख्याल रखना। लगभग 3-4 महीने में सोनिया ने अपना ऐसा परिवर्तन किया कि मोहल्ले पड़ोस के सभी लोगों में बस एक ही बात फैल गई कि बहू हो तो सोनिया जैसी, वरना हो ही ना। संजय भी यह सब सुनकर बड़ा खुश रहता था कि चलो सोनिया को अकल तो आई। अब वह अपने माँ बाप का यानी अपने सास ससुर का अच्छे से ध्यान रखेगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे और पता चला कि सोनिया माँ बनने वाली है। इस बात से घर में सभी लोग बहुत खुश थे और इसीलिए अब उन्होंने अपनी बहू का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। अब श्यामला जी पूरा ध्यान रखती कि उनकी बहू सोनिया को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। थोड़े दिन तक तो फिर भी ठीक रहा, लेकिन जैसे ही 1 महीना पूरा बीता सोनिया के तेवर बदलने लगे। एक दिन सोनिया गलती से पांव फिसलकर गिरने ही वाली थी कि श्यामला जी ने वक्त रहते उसे संभाल लिया और आगे के लिए उसे हिदायत दी। उसे समझाया कि बेटा, इस हाल में तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ मत करो। तुम्हें कहीं आने जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम बस अपने शरीर पर ध्यान दो। ईश्वर न करे कल को तुम्हें या बच्चे को कोई परेशानी होने लगी, तो इसीलिए बहुत ध्यान से रहा करो। सोनिया को शायद अब अपनी परेशानी का हल मिल गया था। सोनिया ने कुछ सोचा और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। सोनिया के शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना अपने इस बच्चे को अपनी ढाल बनाकर वह जो चाहे वह अपने सास ससुर से करवाए, क्योंकि अब वह अपनी सास का मुंह बहुत आसानी से बंद कर सकती है। अगर वह ज़्यादा कुछ कहें तो भी उन्हें कंट्रोल कर सकती है। बस यही सोचकर सोनिया ने श्यामला जी को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि अब से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। सुबह का खाना हो या रात का खाना हो, सब आप अपने आप कर लीजिएगा। श्यामला जी ने खुशी खुशी इस बात के लिए हामी भर दी और कहा, अरे बेटा, इसमें कहने की क्या बात है। मैं तो खुद ही तुझे यह सब कहना चाहती थी कि अब तुझे किसी काम को भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा काम खुद संभाल लूँगी। तू बस अपना और बच्चे का ध्यान रखा कर। श्यामला जी वह सब काम खुशी खुशी कर रही थीं, जो काम उनकी बहू उनसे ज़बरदस्ती करवाना चाहती थी। लेकिन सोनिया को तो उन्हें परेशान करना था ना। उन्हें खुश देखकर सोनिया का मन अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन फिर भी जब उसके सब काम अपने आप होने लगे तो वह मन ही मन बड़ी खुश थी। श्यामला जी भी इतनी ठीक तो नहीं रहती थीं, लेकिन हाँ, अपनी बहू के लिए सब कुछ कर ही रही थीं। इन सब कामों में कांतीलाल जी भी उनकी पूरी मदद किया करते थे, क्योंकि श्यामला जी के घुटनों का दर्द बहुत बढ़ चुका था, जिससे उन्हें बैठने उठने में भी बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन खाने पीने का काम सब फिर भी उन्हें ही देखना पड़ता, तो इसीलिए कांतीलाल जी ने स्टैंडर्ड किचन में भी गैस का चूल्हा नीचे रख दिया और सब्जी काटनी हो या बाजार से लानी हो, हर काम में वह उनकी मदद भी किया करते थे। ऐसे ही वे लोग अपनी बहू का ख्याल रख रहे थे। श्यामला जी अपनी बहू के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर रख देती और कांतीलाल जी कमरे में जाकर पकड़ा देते थे। यह सब बातें संजय भी नोटिस कर रहा था, लेकिन संजय को अच्छे से पता था कि उसके माता पिता उसे कितना प्यार करते हैं
और जब उससे इतना प्यार करते हैं तो उसकी औलाद से भी कितना प्यार करते होंगे। उन दोनों को अपनी बहू पर यूं लाड़ लड़ाते हुए देखकर वह मन ही मन खुश होता रहता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और देखते ही देखते 9 महीने का समय कब बीत गया पता भी न चला। और श्यामला जी और कांतीलाल जी भी एक एक दिन गिन रहे थे। आखिरकार इन 9 महीनों के लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपने पोते या पोती का मुंह जो देखने को मिलता। और ईश्वर की कृपा से तो सोनिया ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी थी। सोनिया ने अपने बेटे का नाम रॉबिन रखा और बेटी का नाम जिया रखा। रॉबिन और जिया अभी तो दोनों बहुत छोटे थे, लेकिन सोनिया को उन दोनों को ही संभालने में परेशानी होती थी। तो शुरू से ही पूरी पूरी रात के लिए सोनिया दोनों बच्चों को अपने सास ससुर के कमरे में भिजवा देती। अब कांतीलाल जी और श्यामला जी पोते पोती की खुशी में पूरी पूरी रात बच्चों को खिलाते खिलाते गुजार देते और खुद भी बहुत थक जाते थे। लेकिन दिन में उन्हें घर के सारे काम भी करने होते थे। 1 महीने तक तो श्यामला जी ने अपनी बहू को कदम नीचे भी न रखने दिया। फिर उन्होंने अपनी बहू को समझाया, बेटा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश किया कर। जितना इन्हें अपने पास रखेगी उतना ही तेरी खुशबू से और तुझसे जुड़ जाएंगे। लेकिन सोनिया को यह सब दकियानूसी सोच लगती थी और इसीलिए उसने अपनी सास की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखते ही देखते 1.5 महीना बीत गया तो श्यामला जी ने अपनी बहू को बिस्तर से उठकर छोटे मोटे हल्के फुल्के काम संभालने को कहा। उन्होंने कहा कि बेटा, अब तुम धीरे धीरे घर में झाड़ू पोछा या ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ी देर उठकर घूम फिर तो लिया करो, वरना तुम्हारा शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जितना रेस्ट तुम्हें मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा रेस्ट ले चुकी हो तुम। ज़्यादा आराम करने से भी शरीर बेकार ही होता है। तो सोनिया को यह बात बहुत बुरी लगी। बात बातों में उसने यह बात संजय से कहकर देखी, लेकिन संजय ने कहा कि सोनिया माँ को तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी कितनी सारी बहुओं को और हमारे चाचा ताऊ के जो बच्चे हैं उनके बच्चों को भी इस दुनिया में आते हुए देखा है। तो तुम बिल्कुल परेशान मत रहना। माँ जो भी कह रही होंगी बहुत सोच समझ कर कह रही होंगी। माँ जैसा कहती हैं तुम वैसा ही करो। तो सोनिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं भी वही कह रही थी कि अब माँ जी कुछ कह रही हैं तो सोच समझ कर ही कह रही होंगी। लेकिन यह बात सोनिया को नागवारा गुजरी। उसने अपनी सास की बात बिल्कुल भी नहीं मानी और वह अभी भी सारा काम अपनी सास से ही करवाती। बिल्कुल पहले वाला रूप उसने फिर से धारण कर लिया। संजय के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगी और संजय के घर से निकलते ही दूसरी सोनिया बन जाती और अपने सास ससुर को तंग करने के नए नए बहाने ढूंढती। संजय को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और पता चलता भी कैसे। इस बार सोनिया ने पहले ही अपना बचाव कर लिया था। अपने बूढ़े सास ससुर को सोनिया ने साफ शब्दों में समझाया कि अगर तुम लोगों ने संजय से कुछ भी कहने की कोशिश की ना तो मैं अपने बच्चों को लेकर यह घर छोड़कर चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो मेरे बच्चों से मुझे कोई भी दूर नहीं कर सकता। इनका चेहरा देखने के लिए भी तरस जाओगे तुम दोनों। अब तो सोनिया ने यह बात बोलकर उन दोनों का ही मुंह बंद कर दिया था। अब तो कांतीलाल जी भी उसे कुछ न कहते, वह जैसा कहती वैसा ही करते। सोनिया को इतनी भी लिहाज नहीं थी कि उसकी बेचारी सास, जो कि अपने घुटनों के दर्द से वैसे ही जूझ रही थी, वह जैसे तैसे करके 9 महीने का समय काट कर लाई। फिर भी उन्होंने अपनी बहू को 2 महीने बेड पर आराम करने दिया, बस इसीलिए कि उसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उसे अपने सास ससुर की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी। कांतीलाल जी तो फिर भी ठीक थे, लेकिन श्यामला जी बेचारी अपने घुटनों के दर्द के मारे हमेशा परेशान रहती। कई बार तो उठते बैठते समय रोने लगती, लेकिन सोनिया पर इन बातों का कोई असर ना होता। वह तो अपने सास ससुर से
और भी ज्यादा अपनी सेवा करवाने लगी थी। एक दिन दोपहर में खाना खाकर कांतीलाल जी और श्यामला जी भी आराम कर रहे थे कि तभी सोनिया अपने कमरे में बैठी बैठी उन दोनों को आवाज देने लगी। जब उन दोनों ने ही नहीं सुना तो वह गुस्से में चिल्लाती हुई चौक में आई और उन दोनों से कहने लगी, यहाँ कमरे में आराम से पड़े हैं तुम दोनों, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? चलो, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, आकर मेरे पैर दबा दो। श्यामला जी ने सोनिया को समझाया, बहू, अभी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं बैठ नहीं पाऊंगी। तो सोनिया बोली, तुम नहीं बैठ सकती तो क्या हुआ, यह तो बैठ सकते हैं ना, कहो इन्हें कि मेरे पैर दबा दें। आज वैसे भी शॉपिंग करते समय बहुत थक गई हूँ मैं, अब तो आराम करना ही पड़ेगा ना, पैर दबा देंगे तो थोड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। यह कहती हुई सोनिया वहीं पर चढ़कर सोफे पर बैठ गई और चुटकी बजाकर बोली, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? चलो और फटाफट आ जाओ। श्यामला जी बिस्तर से उठने लगीं कि आप रहने दीजिए, मैं ही चली जाती हूँ। तो कांतीलाल जी ने श्यामला जी को आराम करने को कहा, रहने दो श्यामला, तुम्हारे पैरों में वैसे भी इतना दर्द है, अगर ज़्यादा परेशानी हो गई तो मैं क्या करूँगा? और फिर बहू के पैर ही तो दबाने हैं, मैं जाकर दबा दूँगा, कोई बात नहीं। तो श्यामला जी जिद करने लगी कि नहीं, आप अपनी बहू के पैर छुएंगे, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं जाकर उसके पैर दबा दूंगी, पर आपको नहीं दबाने दूंगी। जब कांतीलाल जी ने उन्हें अपनी कसम देकर रोक दिया और कहा कि कोई बात नहीं श्यामला, बहू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, अगर पैर दबा भी दूंगा तो कौन सी बड़ी बात है। यह कहकर उन्होंने न सिर्फ श्यामला जी को बल्कि अपने आप को भी समझाया और चौक में आकर बैठी हुई सोनिया ने अपने पैर उनके मुंह के सामने रख दिए और बोली, ज़मीन पर बैठ जाओ और मेरे पैरों में तेल लगाकर अच्छे से मालिश कर दो। कांतीलाल जी खड़े खड़े देखते रहे। बहू, यह तुम मुझसे क्या करवा रही हो? तो सोनिया अपनी बात दोहराती हुई बोली, मुझे एक बात चार चार बार कहने की आदत नहीं है और ना ही ज़रूरत है, पैर दबाते हो या नहीं? तो कांतीलाल जी ज़मीन पर बैठ गए और सोनिया के पैरों में तेल लगाकर मालिश करने लगे। तो सोनिया बोली, थोड़ा तेज तेज दबाओ, बिल्कुल हाथ टूट रहे हैं क्या? हाथों में इतनी भी जान नहीं रही। कांतीलाल जी ने सोनिया की बात सुन ली और तेज तेज पैर दबाने लगे। तो सोनिया ने गुस्से में उन्हें लगभग लात मारी और बोली, अब क्या मेरी टांग तोड़ेगा बुड्ढे? चल, चुपचाप मेरे पैर दबा, वरना यह लात तेरे मुंह पर मारूंगी। इतनी ही देर में चटाक की आवाज के साथ पूरा घर गूंज उठा। सोनिया के गाल पर किसी ने एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। सोनिया ने मुड़कर देखा तो सामने संजय खड़ा था। यह देखकर सोनिया हक्की बक्की रह गई। उसे कुछ समझ न आया कि वह क्या करे, तो वह संजय को अपनी सफाई पेश करने ही वाली थी कि इससे पहले संजय ने एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर रख दिया। सोनिया बोली, संजय, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो बस क्या? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करने की? तुझे क्या लगा था कि तू जो मुझे कहेगी मैं मान लूँगा? तू मेरे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती रहेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। यह सुनकर सोनिया कुछ बोल नहीं पाई और वहीं खड़ी हुई रोती रही। तो संजय बोला, कितनी बेशरम औरत है तू, अपने ही बच्चों को तूने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मेरे माँ बाप को धमकाने के लिए तूने अपने ही बच्चे को अपना हथियार बना लिया। कैसी माँ है तू? औरत तो दूर, तू तो एक माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। अरे एक माँ जो दुनिया में किसी के लिए भी कितनी भी बुरी हो सकती है, लेकिन वह अपने बच्चों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती कम से कम, और वह भी अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन तूने तो अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल किया।
मेरे माँ बाप के प्यार को, उनकी भावनाओं को तूने यह सिला दिया उन्हें। उन्होंने तुझे और बच्चों को इतना प्यार किया हमेशा, और तूने उनके साथ यह सब किया। संजय, संजय मेरी बात तो सुनो। घबराती हुई सोनिया बोले जा रही थी, लेकिन संजय सुनने को तैयार नहीं था। खबरदार जो अपने मुंह से मेरा नाम भी लिया तो तूने। सोनिया, मैं तुझे तेरी इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। पापा, उठिए आप। इसके पैरों में बैठे हैं आप। आपने एक बार भी यह सब अपने बेटे को बताना जरूरी नहीं समझा। कैसे बताते बेटा? सब कुछ तो तू जानता ही है ना। कांतिलाल जी की आंखों में आंसू आ गए तो संजय गुस्से में सोनिया के बाल पकड़कर उसके मुंह को भींचता हुआ बोला, तेरी वजह से आज पहली बार मैंने अपने पापा की आंखों में आंसू देखे हैं। सोनिया, मैं तुझे यूं ही माफ तो नहीं कर सकता। तू मेरे माँ पापा को मेरे बच्चों की वजह से हमेशा धमकाती थी ना। आज के बाद तुझे ही बच्चों की शक्ल देखने को भी तरसा दूंगा मैं। निकल जा मेरे घर से, निकल जा, वरना मैं अपने हाथों से तुझे मार डालूंगा। यह कहकर संजय ने सोनिया को घर के बाहर धक्का दे दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सोनिया बाहर से चिल्लाती रही, लेकिन संजय ने उसकी एक न सुनी। संजय ने श्यामला जी को भी कमरे से बाहर निकालकर उन दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ पापा। इतने दिनों से सोनिया आपके साथ ऐसा बर्ताव करती रही और मैं कभी समझ नहीं पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो श्यामला जी और कांतिलाल जी ने भी अपने बेटे को माफ़ कर दिया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। तुमने तो हमेशा वही देखा जो तुम्हें दिखाया गया, लेकिन फिर भी तुमने अपने माँ बाप के लिए इतना सब किया, अपनी पत्नी के खिलाफ गए। हम तो तुम जैसा बेटा पाकर धन्य हो गए। गर्व है हमें तुम पर कि तुम हमारे बेटे हो। लेकिन बेटा, हम अपनी वजह से तुम्हारा परिवार बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम अभी गुस्से में हो, इसीलिए सोच नहीं पा रहे। लेकिन तुम्हें तुम्हारी पत्नी की ज़रूरत हो या ना हो, इन नन्हे नन्हे से बच्चों को उनकी माँ की और उसे उनकी बहुत ज़रूरत है। संजय ने उन दोनों की एक न सुनी और अपने फैसले पर अटल रहा और बोला, आप दोनों अपने कमरे में आराम कीजिए माँ। आगे जो होगा देखा जाएगा। अब आखिरकार संजय ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी पत्नी को घर में वापस तो नहीं लेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे नींद से जाग गए और रोने लगे। संजय ने उन्हें बोतल में भरकर दूध पिलाने की बहुत कोशिश की और उन्हें चुप कराता रहा। श्यामला जी ने जैसे तैसे रात में बच्चों को दूध पिलाकर शांत कराया और थपकी देकर सुला दिया। लेकिन वह छोटे बच्चे जिन्हें अपनी माँ की ज़रूरत थी, अगली सुबह जब संजय ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सोनिया दरवाजे पर ही पड़ी हुई है। उसे दरवाजे पर देखकर भी संजय ने कुछ न कहा और वहां से अखबार उठाकर लेकर अंदर जाने लगा। तो सोनिया संजय के पैरों को पकड़कर रोने लगी और चिल्लाने लगी, संजय, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो संजय। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। प्लीज़ मुझे दूर मत करो मेरे बच्चों से। तो संजय सोनिया का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा और बोला, क्या हुआ सोनिया? एक रात में ही तुम्हारी यह हालत हो गई। अभी तो तुम्हारे बच्चे ज़रा ज़रा से हैं, तब तुम्हें उनसे इतना प्यार है कि तुम एक रात में ही उनकी अहमियत समझ गई। फिर सोचो, मेरी माँ जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, सोचो उनके लिए मैं कितना कीमती होऊंगा। और तुम मेरी उन माँ से मुझे दूर करना चाहती थी। संजय की यह बात सुनकर सोनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनिया पहले ही अपने बच्चों के लिए बहुत तड़प रही थी, बहुत रो रही थी। वह संजय के पैरों में गिरकर बोली, संजय, मुझे समझ में आ गया है कि एक माँ के लिए उसकी औलाद कितनी कीमती होती है।
एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है मुझे समझ आ गया है। प्लीज़ मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। जब सोनिया उसके आगे इतना गिड़गिड़ाने लगी तो संजय ने भी उसे एक मौका देने का सोचा। सोनिया घर के अंदर गई और अपनी सास के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन आज आपकी बदौलत और संजय की बदौलत मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि जैसे मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत कीमती हैं, वैसे ही संजय भी आपके लिए हैं। मैं आज के बाद कभी भी आपको उनसे दूर करने की कोई कोशिश नहीं करूँगी। मैं आज आपसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ पापा जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। सोनिया ने दोनों के पास आकर उनसे माफ़ी मांगी, तो उन्होंने भी अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपनी बहू को एक बार फिर से माफ़ कर दिया। और इस बार सोनिया ने अपने मौके का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया। उसने सचमुच अपनी गलती का पश्चाताप किया, अपने सास ससुर को बहुत अच्छे से रखने लगी और उसके सास ससुर भी उसके बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब तो परिवार में सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। पोते पोती, दादा दादी और उन बच्चों के मम्मी पापा यानी संजय और सोनिया, सब लोग एक साथ सुखी परिवार की तरह हैं। पूरा परिवार एक साथ एक सुखी परिवार की तरह रहने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्त।